Good morning, friends. Welcome back. Welcome back, all of you. Once again, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग यूपीएससी की बेहतरीन क्वेश्चन श्रृंखला को सॉल्व करते जा रहे हैं। लगातार प्रश्नों की श्रृंखलाओं से आपका दिमाग तरोताजा के साथ कॉन्फिडेंस से बूस्ट होता जा रहा है। बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़िए। तो पहला क्वेश्चन फ्रॉम बायोडायवर्सिटी से ही है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से कंडीशन है या कौन कौन से मान्यताएं हैं या क्राइटेरिया है जिसे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में होना चाहिए। पहली बात तो कम से कम 1500 जो वास्कुलर प्लांट्स होते हैं वो इंडेमिक होने चाहिए। और दूसरा बात है कम से कम 70% जो है वो ओरिजिनल नेचर का होना चाहिए, मतलब वही का नेटिव होना चाहिए। 70% और लेस इट्स ओरिजिनल नेचर। चलिए, आई थिंक यू नो दैट ए इज द राइट आंसर। अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 36 जो है ना क्वालिफाई कर चुके हैं हॉटस्पॉट के लिए। मतलब ये समझ लिए 2.5% पूरे अर्थ का लैंड सरफेस कवर करते हैं ये 36 हॉटस्पॉट। लेकिन आधी दुनिया को आधी दुनिया का जो प्लांट स्पीसीज है वो यहीं पर इंडेमिक है। इसका मतलब है कि स्पीसीज फाउंड नो प्लेस एल्स, कहीं नहीं मिलता है। ऐसी स्पीसीज प्लांट के कहीं नहीं मिलते हैं जो हॉटस्पॉट 36 हॉटस्पॉट में है, और केवल 2.5% में। लगभग 43% बर्ड, मैमल, रेप्टाइल, एम्फीबियन, सब के सब यहाँ इंडेमिक्स है। मतलब इसके अलावा दुनिया में कहीं है ही नहीं ऐसे चीज टू क्वालिफाई एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। किसी भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए उस रीजन का दो कंडीशन होना जरूरी है। पहला कि इसके पास कम से कम 1500 वास्कुलर प्लांट इंडेमिक होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये ऐसे प्लांट है हाई परसेंटेज ऑफ प्लांट लाइफ फाउंड नोवेयर एल्स ऑन प्लेनेट। धरती के किसी भी कोने में ऐसे वास्कुलर प्लांट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हॉट स्पॉट जो है ना ये इरिप्लेसेबल है, इरिप्लेसेबल। इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। इट मस्ट हैव 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। 30% या इससे भी कम जो ओरिजिनल वेजिटेशन है ना वो खतरे में है और बचे हुए हैं मात्र 30%। इन अदर वर्ड्स इट मस्ट बी थ्रेटेंड, बहुत ही खतरे में है ये। तो अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। Biodiversity is always greater in higher latitude as compared to the lower latitude. Yeah, it's a bakwas answer. Along the mountain gradients, biodiversity is normally greater in the higher altitudes, in the higher altitudes as compared to the lower altitudes. चलिए, दोनों के दोनों आंसर आपको गलत दिए गए हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो ग्रेटर होता है ट्रॉपिकल रीजन में, उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में 0 से 5, 7, 8, 10, 12 जो भी है उत्तर दक्षिण, क्योंकि वहाँ वार्म रीजन होता है, हमिड क्लाइमेट कंडीशन होता है, इसलिए वहाँ बायोडाइवर्सिटी जो होता है ज़्यादा होता है। इट ऑल्सो डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड, ऊंचाई बढ़ेगा तो ये घटते चला जाएगा ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। बस कुछ कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मतलब एक तरह से पब्लिक को अवेयर कराना, मोबिलाइज कराना नेचुरल कंजर्वेशन के लिए। इट वाज इन्वॉल्व इन एस्टेब्लिशिंग द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। क्या लगता है आपको, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना में इसका योगदान है? इट हैज ऑब्जर्व एंड कंसल्टेटिव स्टेटस एट द यूनाइटेड नेशन। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बी 2 और 3 सही है भाई। IUCN कहती क्या है? IUCN जो है एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रकृति से जुड़े हुए, उसका कंजर्वेशन कैसे हो, उसका सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कैसे हो, जो नेचुरल रिसोर्सेज है प्राकृतिक संसाधन का एक
समावेशी दृष्टिकोण से यूज कैसे हो। इट इज इन्वॉल्व इन डेटा गैदरिंग, analysis, research, field project, advocacy, education. IUCN does not itself aim to mobilize the public support of nature conservation. ठीक है, IUCN मोबिलाइज नहीं करती है पब्लिक सपोर्ट के लिए। इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार पर सीधा प्रभाव डालती है। बिजनेस एंड अदर स्टॉक होल्डर्स को बोलती है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एडवाइस थ्रू द बिल्डिंग एंड पार्टनरशिप। IUCN is a member of 1400 गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। 1400 मेंबर है इसके, सरकारी गैर सरकारी टोटल मिला के। और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में। IUCN हैज ऑब्जर्व या ऑब्जर्वर है एंड कंसल्टेटिव स्टेटस एट द यूनाइटेड नेशन एंड प्लेज अ रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवरल इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन नेचर कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। प्रकृति के संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण और उसके जुड़े हुए जो कन्वेंशन है उसको लागू करवाने में, उसको इम्प्लीमेंट कराने में IUCN को एक तरह से दिशा निर्देश देता है, गाइड करता है। इसके अलावा इट वॉज इन्वॉल्व इन इस्टेब्लिशिंग द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और इसका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर में बहुत बड़ा योगदान था, एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर में भी। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ तथ्यात्मक चीज़ें, जैसे कि इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। पहले इसको कुछ और नाम से पुकारा जाता था। इसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। 1956 तक यही चलता रहा। फिर उसके बाद उसको वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहा गया। तो ये अलग अलग नामें थी। Which of the following are the characteristics of pollutant for biomagnification to occur? क्या क्या होना चाहिए किसी भी पॉल्यूटेंट का बायोमैग्निफिकेशन घटित होने के लिए। एक तो पॉल्यूटेंट को मस्ट भी बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए, शॉर्ट लाइफ का होना चाहिए, और ये सॉल्यूबल होना चाहिए फैट में। शॉर्ट लाइफ नहीं, लॉन्ग लाइफ होना चाहिए। तो खत्म है, एक और तीन सही है। बायोमैग्निफिकेशन पहले होता क्या समझिए। बायोमैग्निफिकेशन एक मतलब सीधा सीधा मतलब है कि पॉल्यूटेंट्स का कंसंट्रेशन जो है ना, ट्रॉपिक वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में या तीसरे ट्रॉपिक लेवल में, जैसे जैसे एक ट्रॉपिक लेवल से ऊपर जाएगा तो वो बढ़ता चला जाएगा उसका कंसंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, एज मूव, जैसे जैसे मूव करेंगे वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल दैट इज इंक्रीज होता है। इसका मतलब समझ लीजिए कि बायोमैग्निफिकेशन देयर इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट फ्रॉम वन लिंक इन अ फूड चेन टू द अनदर in order for a biomagnification to occur. The pollutant must be क्या क्या होना चाहिए। एक तो लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, soluble in fats होना चाहिए, बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए। If a pollutant is short life, it will be broken down before it come dangerous, इससे पहले वो खतरनाक हो। अगर शॉर्ट लाइफ का है तो टूट टूट के निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। इट इज नॉट, अगर ये मोबाइल नहीं है तो इट विल स्टे इन वन प्लेस, चुपचाप एक ही ट्रॉपिक लेवल में बैठ कर आ जाएगा, एंड अनलाइकली टू बी टेकन बाय द अदर ऑर्गेनिज्म। इफ ए पॉल्यूटेंट इज सॉल्युबल इन वाटर, अगर वो सॉल्युबल है तो वो फिर एक्सक्रीटिया के माध्यम से बाहर आ जाएगा, मतलब हक देने से, मुद देने से बाहर आ जाएगा। पॉल्यूटेंट्स दैट डिजोल्व इन फैट्स, लेकिन जो डिजोल्व फैट में डिजोल्व होते हैं वो तो रह जाएंगे ना आपके कोलेस्ट्रॉल में, या फिर जितने भी पशु पक्षी जानवर होते हैं उनके एक तरह से फैट्स होते हैं, उसमें फैट्स तो बाहर आता नहीं है, वो तो खा लेते हैं हम लोग। कहें कि आजकल लोग तो मीट मुर्गा खाने में जो चबा चबा के खाते हैं उनमें कॉन्सेंट्रेशन तो उसके फैट में भी होता है। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हायर अमाउंट्स ऑफ वेस्ट इंक्रीज the rates of decomposition, thereby decreases the dissolved content of water। क्या लिखा है? हायर अमाउंट ऑफ वेस्ट increases the rate of decomposition, thereby decreases the dissolved oxygen content of water। डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर का मात्रा घट जाता है कि बढ़ जाता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD is the amount dissolved oxygen needed by the bacteria in decomposing the organic waste present in water। Of course, higher the value of biological oxygen demand indicates higher dissolved oxygen content of water। No, तीन गलत है भाई, एक और दो सही है। Higher amount of waste increases the rates of decomposition,
जितना ज़्यादा गंदगी होगा ना, उससे डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। देयर बाय डिक्रीजेज डीओ, इसलिए डीओ डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट जो होगा वाटर में वो घटता चला जाएगा। डिमांड फॉर O2 इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंक्रीजिंग इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट आ रहा है, जितना ज़्यादा आएगा ऑक्सीजन का डिमांड उतना बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन पूर्ति ही नहीं हो पाएगा, तो वो हो जाएगा खत्म, सड़ जाएगा पानी में। एंड इज एक्सप्रेस एज ए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर। वाटर पोल्यूशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट इज मेजर इन द टर्म ऑफ कोई भी पानी कितना प्रदूषित है, ऑर्गेनिक वेस्ट के उसके कंसंट्रेशन के आधार पर हम लोग नाप सकते हैं, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में जानते हैं। ये मतलब दिस इज अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, दिस इज अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय द बैक्टीरिया इन डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर। वाटर में जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट मौजूद है, तो बैक्टीरिया को उसको डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की मात्रा जरूरत होती है, उसी को तो हम लोग कहते हैं BOD। इसका मतलब समझ लीजिए इसको मिलीग्राम में, मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर, 1 लीटर पानी में कितना मिलीग्राम ऑक्सीजन घुला हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। जितना ज़्यादा BOD होगा उतना घटिया पानी होगा, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होगी उतनी ही कम होगी, और मतलब उतना वो प्रदूषित होगा, ये भी समझ सकते हैं आप। Since BOD is limited to the biodegradable materials only, therefore it is not reliable method for measuring pollution load in water। तो समझ लीजिए जो चीज़ बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उसका फिर हम लोग कैसे जानेंगे कि पानी में उसकी मात्रा कितनी है, और उसके कारण ऑक्सीजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाउ कैन यू कंटेन इट, हाउ कैन यू नो अबाउट इट, इट्स नॉट ईजी। तो इसके लिए हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। दैट इज स्लाइटली बेटर मोड है, यूज टू मेजर द पोल्यूशन लोड इन वाटर। तो पानी में कितनी ज़्यादा प्रदूषण है, इसके लिए दो चीज़ है, एक तो BOD है, दूसरा COD है। बट COD इज मोस्ट बेटर देन दैट, मच बेटर देन दैट ऑफ द BOD। व्हाई सो? बिकॉज यू नो दैट बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस तो सब जगह नहीं है। हम लोग जल में, पानी में क्या क्या छीट रहे हैं, क्या क्या भेज रहे हैं, तो वो डिकम्पोजिशन तो होता नहीं है उसका। तो क्या है ये COD? इट इज ए मेजर ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द टोटल ऑर्गेनिक मैटर। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, कुछ सब 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 सब। तो ये है ऑक्सीजन की वह मात्रा जो ऑक्सीडेशन में जरूरत होती है किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के लिए, ठीक है। उसका ऑक्सीडेशन कराना तो ऑक्सीजन लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा तो कितना लगेगा, अगर वो बायोडिग्रेडेबल है नॉन बायोडिग्रेडेबल उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रेजेंट इन वाटर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिसॉल्व ऑक्सीजन। घुलित ऑक्सीजन के बारे में पूछा जा रहा है। इन फ्रेश वाटर द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज 150 टाइम्स लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ एयर। मतलब पानी में और हवा में जो ऑक्सीजन है वो आसमान जमीन का अंतर है, 150 गुना ज़्यादा है हवा में। ऐसा क्या? डिसॉल्व ऑक्सीजन escapes द वाटर बॉडी थ्रू रेस्पिरेशन ऑफ फिश एंड जूओप्लैंक्टन। डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होता है वो स्केप कर जाता है वाटर से थ्रू द रेस्पिरेशन ऑफ फिश एंड जूप्लैंक्टन्स। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडी इंक्रीजेज द डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर बॉडी। यही तो आपको छाटना है, बहुत ही आसान हो गया। 3 नंबर तो गलत हो गया। चलिए इसका सही जवाब है B, 1 और 2। डिसॉल्व ऑक्सीजन, देखिए किसी भी एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो ऑक्सीजन घुला होता है किसी पानी में, ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि एक्वाटिक सिस्टम है, उसमें ऑक्सीजन कितना घुला हुआ है। वेयर इट इज कंसंट्रेशन वेरीज कॉन्स्टेंटली डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर। बहुत से फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है या डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है किसी भी वाटर बॉडी में, वो डिपेंड करता है इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो देखिए किसी फ्रेश वाटर का जो एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन का वो 0.0010%, मतलब उसको 10 पार्ट्स पर मिलियन में लिखते हैं, ठीक है। 10 ppm होता है, जस्ट 10 ppm by weight, which is 150 times lower than the concentration of oxygen in the equivalent volume of air। 1 kg, 1 लीटर पानी लीजिए, 1 लीटर गैस लीजिए, दोनों में ऑक्सीजन का कंटेंट नापिए, आपको पता चल जाएगा कि 1500 गुना, लगभग 150 गुना जो है ना एयर में ज़्यादा है। ऑक्सीजन इंटर्स द एक्वाटिक्स इकोसिस्टम थ्रू द एयर। ऑक्सीजन जो होता है ना वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में कैसे घुसता है? एयर के माध्यम से। वाटर इंटरफेस, एयर वाटर इंटरफेस एंड बाय द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज ऑफ एक्वाटिक प्लांट। क्योंकि एक्वाटिक प्लांट जो होता है वो क्या करता है पता है? वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है और ऑक्सीजन निकाल देता है। Therefore, the quantity of dissolved oxygen present in an ecosystem depends on the rate at which
aforesaid two process occur, दो प्रोसेस होता है. एक तो डिजोल्व ऑक्सीजन escapes द वाटर बॉडी थ्रू एयर वाटर इंटरफेस. एक डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर निकलता भागता है वाटर इंटरफेस से, एंड थ्रू द रिस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जैसे फिश है, डिकम्पोजर है, जू प्लैंक्टन्स है, ये सब रिस्पिरेशन करता है ना, तो उसके मदद से वो क्या होता है, बाहर चला जाता है. और दूसरा है कि द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन रिटेन इन वाटर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर. ऑक्सीजन इज लेस soluble इन वार्म वाटर. गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुलता है. वार्म वाटर ऑल्सो इनहेंस डिकम्पोज या डिकम्पोजर एक्टिविटी. जो बैक्टीरिया है ना उसकी क्रियाविधि को वो और एक्टिव कर देता है वार्म वाटर. देयरफॉर अब जब जितना ज़्यादा आप तेज दौड़िएगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन लेना चाहते हैं, वही प्रक्रिया बैक्टीरिया के साथ होगा, तो उसको अधिक से अधिक ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ने से, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो होता है फास्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर में. Therefore, increasing the temperature of water body may increase the rate at which oxygen is depleted from water. तो उतना तेजी से डिप्लीटेड करता चला जाता है. When the dissolved oxygen level falls below 3 to 5 ppm, many aquatic organisms are likely to die. और वो बन जाएगा डेड जोन, हाइपोक्सिया जोन जिसको बोलते हैं. Consider the following statement regarding in situ bioremediation technique. इन सीटू बायो रेमेडिएशन टेक्निक्स. सबसे पहले तो बायो रेमेडिएशन का सीधा सा मतलब होता है जो जीवित ऑर्गेनिज्म है उसका इस्तेमाल करके जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको खपत करना है, उसको अवघटित करा लेना है, वातावरण को साफ सुथरा कराना है. और वो अगर वही वहीं पर घटित हो जहाँ पर वो है तो ठीक है, इन सीटू है. बायो वेंटिंग इज द सप्लाई ऑफ एयर एंड न्यूट्रिएंट थ्रू द वेल्स to contaminated soil to stimulate the growth of the indigenous bacteria. In biosparging, microorganisms are imported to a contaminated site to enhance degradation process. बायोस्पर्जिंग जो है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंपोर्टेड किया जाता है टू ए कंटेमिनेटेड साइट टू इनहेंस द डिग्रेडेशन प्रोसेस. बायो augmentation is the injection of air under pressure below water table to increase groundwater oxygen concentration. चलिए दो को देखिए, एक सही है केवल. इन सीटू bioremediation technique, it involves the treatment the contaminated material at the same site. जहाँ पर है वहीं पर होगा. ठीक है, contaminated material at the site. बायोवेंटिंग क्या है? बायोवेंटिंग देखिए, सप्लाई ऑफ एयर एंड न्यूट्रिएंट थ्रू वेल्स टू द कंटेमिनेटेड सोइल टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ इंडिजिनियस बैक्टीरिया. इंडिजिनियस बैक्टीरिया को एक्टिवेट करने के लिए वेल्स के मदद से, ठीक है, हम लोग एयर और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं ताकि इंडिजिनियस बैक्टीरिया अधिक से अधिक ग्रो कर पाए. इट इज यूज फॉर सिंपल हाइड्रोकार्बन एंड कैन बी यूज वेयर द कंटेमिनेशन इज डीप अंडर द सर्फेस. जब धरती के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट हो जाए तो इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है. एक होता है बायोस्पार्जिंग, इंजेक्शन ऑफ एयर अंडर प्रेशर बिलो द वाटर टेबल to increase the groundwater oxygen concentration and enhance the rate of biological degradation of contaminated by naturally occurring bacteria. तो इसमें आपको एयर जो है ना अंडर प्रेशर के बिलो द वाटर टेबल, तो इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर ऑक्सीजन बढ़ जाएगा और इससे बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन जो है वो भी फास्ट हो जाएगा और ये नेचुरली होता है. एक होता है बायो एगुमेंटेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इम्पोर्टेड टू कंटेमिनेटेड साइट टू इनहेंस द डिग्रेडेशन प्रोसेस. तो बायो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल जब दूसरे जगह जाके हम लोग करें तब तो वो है बायो एगुमेंटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द components of biodiversity heritage site? Number 1, richness of wild as well as domesticated species, presence of rare and threatened species, presence of species of evolutionary significance, having significant cultural, ethical, or
एस्थेटिक वैल्यूज सभी के सभी biodiversity heritage site are well-defined area that are unique, that are ecological fragile ecosystem, terrestrial, coastal, inland water, marine, having rich biodiversity, comprising of any one or more of the following components. Number one, richness of wild as well as domesticated species, yeah, intra-specific categories, high endemism, presence of rare and threatened species, keystone species, species of evolutionary significance, wild ancestor of domestic cultivated species or their varieties, past and preeminence of biological components represented by fossil beds and having significant cultural, ethical, aesthetic values are important for the maintenance of cultural diversity with or without long history of human association with them. Which of the following plant macronutrient is associated with chlorophyll formation? Of course, magnesium and all of them. Magnesium form a part of chlorophyll molecule essential in photosynthesis. ठीक है, photosynthesis में बहुत जरूरी है. Iron is taken up. Iron is taken up in ferrous and ferric form by plants. It acts as a catalyst in the production of chlorophyll. Cu2 plus copper plus iron can be absorbed through the leaves. It becomes very toxic if too much applied. और जरूरत से ज़्यादा हो गया तो टॉक्सिक हो जाएगा. It is also a catalyst in chlorophyll formation. फोटोपेरियोडिज्म एक घटना है, किससे जुड़ा हुआ है? ये बी से कि ए से? ये फ्लोरिंग इन प्लांट्स से जुड़ा हुआ है. फोटोपेरियोडिज्म फोटोपेरियोडिज्म is a physical reaction of organism to length of the day or night. मतलब इससे डे और नाइट को मतलब क्या कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म जो है ना वो मतलब फोटो पेरियोडिज्म इज अ फिजिकल रिएक्शन या फिजियो सोशियो, ठीक है, फिजियो सोशियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू लेंथ द डे ऑफ नाइट. इट occurs in plants and animals also. It has been observed that some plants require a periodic exposure to the light to induce flowering. It is also seen that such plants are able to measure the duration of exposure to light. वाह, कुछ प्लांट्स तो इतना क्षमता वाले होते हैं कि वो आराम से नाप लेते हैं. For example, some plants require to exposure to light for a period of exceeding a well-defined critical duration. एक निश्चित समय सीमा तक उसको चाहिए. While others must be exposed to light for a period less than the critical duration before the flowering is initiated in them. Together with temperature changes, photoperiod provokes changes in color of fur, feathers, migration, entry to the hibernation, sexual behavior. For example, singing frequency of birds such as canary depends on the photoperiod. सोच लीजिए, जीव जंतु पेड़ पौधे उनका कितना चीज जो है टेम्परेचर से रेगुलेटेड होता है. Consider the following statement regarding life form in aquatic ecosystem. Periphyton. These are organisms which remain attached to stems and leaves of rooted plant. Necton. These are unattached organisms which live at air water interface. Venoths. The benothic organisms are those found living in the bottom of water mass. Of course, एक और तीन सही है. जैसे कि आपको पता होगा ऑर्गेनिज्म विद फ्लोरा एंड फोना, बोथ दोनों फ्लोरा और भी फोना भी इन एक्वाटिक इकोसिस्टम आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं मतलब समान नहीं है, बट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ फॉर्म और लोकेशन इनटू 5 ग्रुप्स. एक है न्यूस्टन. दीज आर अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म which live at the air water interface.
सच एज फ्लोटिंग प्लांट्स, जैसे कि पानी के ऊपर तैरता हुआ प्लांट जो है ना, वो न्यूस्टोन कहलाता है, क्योंकि ये इनको ऑक्सीजन चाहिए, तो वाटर के इंटरफेस पे मिलता ही है। दूसरा है पेरीफाइटोन। These are organisms which remain attached to the stem and leaves of rooted plant or substance emerging above the bottom mud, such as sessile algae and their associated group of animals. फेरीफाइटर ऐसी चीज है जो अटेस्ट होते हैं, ठीक है, इसके स्टेम से जुड़े होते हैं, इसके लीफ से जुड़े होते हैं, और अब वहां से अपना सब कुछ लेते आते हैं। एक होता है प्लैंकटन। This group includes both microscopic plant like algae, जिसको phytoplankton बोलते हैं, animals like the crustacea, crustaceans and protozoas, zooplankton found in all aquatic ecosystem except certain swift-moving water. एक होता नेक्टन। This group contain animal which are swimmer. ये swimmer होते हैं। Nectons are relatively large and powerful as they have to overcome the water currents, क्योंकि ये चलती हुई पानी को भी लांग सकते हैं। The animals range in size from the swimming insects to the largest animal, जैसे कि ब्लू बर्ल भी इसमें आता है नेक्टन में। बेनो benthos, the benthic organism are those found living in the bottom of water mass. Practically every aquatic ecosystem contains well developed benthos. लगभग लगभग जितना भी एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसमें ना कहीं तो कुछ तो बेनोथ होता ही है। Consider the following statement regarding seaweeds. Seaweeds are macroscopic algae, which mean they have no differentiation of true tissues such as roots, stem, leaves. इसमें कोई मतलब मैक्रोस्कोपिक algae कहलाता है ये सीवीड्स। अलग अलग कुछ नहीं होता, सब कुछ एक साथ होता है इसमें। Seaweeds have an ability to bind and accumulate metals strongly. Seaweeds usually grow in the deep coastal waters wherever sizable substrata is available. चलिए लेट्स सी, बी इज द राइट आंसर 1 and 2, क्योंकि डीप में नहीं मिलते हैं, सैलो होते हैं। सीवीड्स, जिसको थैलोइड प्लांट्स कहते हैं, इज अ मैक्रोस्कोपिक algae, which mean they have no differentiation of true tissues such as roots, stems, leaves. इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है इनके अंगों में, ठीक है। दे हैव लीप लाइक अपेंडेज। सीवीड्स, द लार्जर एंड द विजिबल मैराइन प्लांट्स आर फाउंड अटैच्ड टू रॉक्स। ये चट्टानों से होंगे जुड़ा, कोरल से जुड़ा होगा, या हल्का पानी में डूबा होगा। अदर सबमर्ज स्टेटा इन द टेरिटोरियल, इंटरटेरिटोरियल या इंटरटाइडल एंड सैलो सब tidal zones of the sea. Seaweeds grow in shallow coastal water wherever sizable substrata is available. Based on the color of their pigmentation, seaweeds are broadly classified into different classes such as blue green, brown green, red green. Seaweeds are important as food for humans, feed for animals, and fertilizer for plants. Seaweeds are also used as a potential indicator of pollution in coastal ecosystem, particularly heavy metal pollution due to their ability to bind and accumulate metals strongly. ये metals के साथ बेहतरीन तरह से जुड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी मदद से आप, ठीक है, पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर इंसेक्टिवोवायरस। इंसेक्टिवोरस होते हैं कुछ प्लांट्स। क्या मतलब है इसका? ये चूस लेते हैं बाहर ना, द ग्रोथ। तो इसका आंसर, दे आर अडेप्टेड इंसेक्टिवोरस ग्रोथ शेडी इन ट्रैक, ऐसा कुछ नहीं है। दे कैन नॉट सी, दे आर अडेप्टेड टू ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल्स एंड दस दे डिपेंड ऑन द इंसेक्ट्स फॉर सफिशिएंट नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स। तो नाइट्रोजन जिसमें ज़्यादा होता है उसको पकड़ के खा लेते हैं ये लोग, कीड़ों को, ठीक है, ऐसे पौधे होते हैं।
कार्निवोरस प्लांट्स आर प्लांट्स, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी प्लांट, ऐसे प्लांट होते हैं दैट डिराइव सम और मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम ट्रैपिंग और कंज्यूमिंग एनिमल्स और प्रोटोजोआ, टिपिकली इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स. However, carnivorous plants generate एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, लेकिन ये अपना भोजन, इसका जो ऊर्जा होता है वो फोटोसिंथेसिस से मिलता है. Carnivorous plants have adapted to grow in place where soil is thin or poor nutrients. जहाँ मिट्टी बहुत कम उपजाऊ है, जहाँ पुअर न्यूट्रिएंट है, जहाँ मिट्टी है ही नहीं लगभग, तो वहाँ तो नाइट्रोजन होगा नहीं. तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ऐसा क्रिया वो जारी रखते हैं, स्पेशली नाइट्रोजन सच एज एसिडिक ब्लॉक्स. थैंक यू, बने रहिए चैनल में.